तो ये आपका न्यूज जो है 14 नवंबर। अच्छा, क्या करेंगे ना हम लोग एक एडिटोरियल को मतलब डेली जो है कवर करेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो छोटा छोटा न्यूज है प्रीलिम्स के लिए उसके लिए ये कौन है? और जो होगा एडिटोरियल वो हम लोग प्रीलिम्स के बाद देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये जो न्यूज है, देखो ये इसका हेडिंग क्या है, कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो क्या हुआ है ना कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ था उसको फिर से मतलब अमेंड किया गया। तो नाम क्या याद रखना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा देखो मेरे साथ बोलोगे, जब हम बोलेंगे जो चीज बोले बोलो, तो फिर चीजें याद रहेगी, ठीक है ना। तो नया जो अमेंडमेंट आया है फॉरेस्ट के लिए, क्या नाम है उसका, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। हाँ 2023। क्या होता है ना कि जैसे आपको बोले और आप बोले तो आपका दिमाग उस टाइम ज्यादा कंसंट्रेट होता है, वो चीजें याद रहेगी आपको लंबे समय तक, इसलिए ये साइकोलॉजी चीज है। अब देखो नया अमेंडमेंट जो आया है, सुधार हुआ है, तो इसमें एम क्या है, प्राइमरी एम क्या है, सबसे प्राथमिक। तो कहता है टू टैकल द क्रिटिकल इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि जो क्लाइमेट चेंज बदलाव हो रहा है ना, इसका फॉरेस्ट पे क्या असर हो रहा है। तो इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है, क्रिटिकल इश्यूज, जो विषम परिस्थिति मामला है, उसको कैसे टैकल करना। उसके बाद डिफोरेस्टेशन एडवर्स इफेक्ट्स, इसका मतलब कि पेड़ पौधों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे एडवर्स पे, इसके क्या मतलब असर पड़ेंगे। उसके बाद कि एफोरेस्टेशन के लिए पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने के लिए या जो पेड़ पौधे हैं उनको मैनेज करने के लिए कैसे फोकस करना है। तो ये सब क्या है, प्राइमरी एम है नए अमेंडमेंट, ठीक। अब देखो ये क्या है ना कि ये लाइन है जो लॉ बन के आया है, ठीक ना। तो ये लाइन वाला याद होना चाहिए, यही एग्जाम में आपको लिखनी चाहिए। फिर इसके बाद सर इस्लाम, हाँ बोलो। सर इसमें मतलब ये है कि जो प्राइमरी एम्स वो है मतलब क्लाइमेट प्राथमिक चेंज, प्राथमिक गोल, डिफोरेस्टेशन, हाँ मतलब से जो मतलब ये क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, फोर्सिंग ऑन इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये सारे है ना इसके प्राइमरी एम्स हैं या हाँ गोल। प्राइमरी एम है, मतलब इससे कैसे इस सब सिचुएशन को कैसे संभाला जाएगा, कैसे मैनेज ठीक। किया जाएगा, ये सब चीजें। और इसके बाद पता रहना चाहिए कि इसका क्या एडवर्स इफेक्ट होगा, ये सब चीजें, ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर क्या कहता है, और एम्स क्या है इसमें, तो कहता है हाउ फॉरेस्ट कैन बी यूटिलाइज फॉर इकोनॉमिक गेन। मतलब कि फॉरेस्ट का हम लोग इकोनॉमिक लेवल पे कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कि फॉरेस्ट से हम आर्थिक रुपया कैसे कमा सकते हैं। And the manner in which it seeks to achieve this goal is outlined in the legislation। और उसके बाद क्या कहता है कि जो लॉ बना है, ठीक है, जो लॉ बना है और उस लॉ में जो चीज लिखी हुई है कि हमें इस गोल को ऐसे मैनेज करना है, उस पे ध्यान देना है। ये नहीं कि अपने मन से नहीं, जो इसके लिए लॉ बना है ना फॉरेस्ट के लिए, उसी के अनुसार चलना है। और जो हम लोगों ने गोल लिया है फॉरेस्ट को लेके कि ये सारे मतलब इश्यूज को संभालेंगे, कैसे टैकल करेंगे, तो उसको उसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, चीजों को मैनेज करना है उसी तरीके से जो चीजें कानून में लिखी हुई है उसके लिए। अब देखो प्राइमरी मेथड की अगर बात करेंगे तो क्या है, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, अगर इस ऑब्जेक्टिव को हमको अचीव करना है, ठीक है, जो अमेंडमेंट किया गया ना, जो गोल है कि ये सब इश्यूज पे देखेंगे, तो अगर इसको हमको पाना है तो क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व्स रिमूविंग फॉरेस्ट्स फ्रॉम द लॉ जुरिस्डिक्शन देयर बाय फैसिलिटेटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो चीजें ये क्या कह रहा है, तो कहता है कि अगर हमको फॉरेस्ट से क्या करना है, लाभ लेना है, तो हमें क्या करना है ना कि ऐसे फॉरेस्ट को जो लॉ जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जैसे नियम क्या है कि फॉरेस्ट में आप हर कुछ नहीं कर सकते, बहुत चीज क्या है बैंड किया हुआ है,
तो जब सब कुछ बैन रहेगा तो वहां से फॉरेस्ट को आप कैसे इकोनॉमी में लाओगे? मतलब कि कोई पेड़ पौधा है, अब तुमको सेल करना है तो उससे पैसा आएगा। तो अब सरकार ने बैन लगा दिया, तो तो मतलब लॉ जुरिडिक्शन में, कानून के अंदर है वो चीजें, तो आप क्या कर सकते हो? वो पेड़ पौधा नहीं काट सकते। अब नहीं काटोगे तो क्या होगा? तो फिर वहां से आर्थिक मदद कैसे आएगा? तो कहता है कि कुछ फॉरेस्ट, ठीक ना, कुछ फॉरेस्ट जहाँ पे इकोनॉमिक लेवल है, जहाँ से हमें आर्थिक मदद हो सकती है, तो वैसे फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? लॉ जुरिडिक्शन से बाहर करना पड़ेगा। अगर बाहर नहीं करेंगे तब तो क्या कहलाएगा? तब तो कहलाएगा कि इकोनॉमिक लेवल पे हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट का, मतलब उसका दोहन कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? लॉ जुरिडिक्शन से बाहर करना पड़ेगा, मतलब नॉन फॉरेस्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब किसको करना है? तो देखो, तो कहता है कि जो फॉरेस्ट लॉ अब बन के आया है, कहाँ पे ये चीजें अप्लाई होगी? तो अप्लाई होगी एक्सक्लूसिवली वहीं अप्लाई होगी जिस एरिया को 1927 के फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार, और तो ये जो 1927 फॉरेस्ट एक्ट है इसके अनुसार जिस एरिया को क्या किया गया है? फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। कब? तो 25 अक्टूबर 1980 को या इसके बाद, मतलब कि 25 अक्टूबर 1980 के दिन या उसके बाद किसी एरिया को अगर फॉरेस्ट घोषित किया गया है, फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है, तो उसे फॉरेस्ट नहीं माना जाएगा नए कानून के अनुसार। आई बात समझ में? नहीं आई फिर बात एक समझ बार में? रिपीट करना, एक मैं कह बार। रहा मैं कह रहा हूँ कि 1927 फॉरेस्ट का जो कानून है उसके अनुसार जिस भी एरिया को क्या किया गया है? फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है, उसे फॉरेस्ट नहीं माना जाएगा। तो जब फॉरेस्ट माना ही नहीं जाएगा तो इसका मतलब उस फॉरेस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉरेस्ट का यूज कर सकते हैं, पेड़ पौधे वहां काट सकते हैं, कर सकते हैं ना, वहां पे खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार जो है 1927 वाला, तो ये फॉरेस्ट एक्ट कब से लागू किया गया था? तो 25 अक्टूबर 1980 के बाद। मतलब कहने का मतलब कि 25 अक्टूबर 1980 के बाद इस एक्ट के द्वारा जिस एरिया को फॉरेस्ट घोषित किया गया, अब उसे फॉरेस्ट नहीं माना जाएगा, फॉरेस्ट के लाइन में नहीं माना जाएगा, मतलब वहां पे हम इकोनॉमिक लेवल अपना काम कर सकते हैं। ये चीजें नहीं समझ में आया? नहीं समझे तो बताओ। नहीं सर, नहीं। कोई नहीं। आया चलो सर तो। अच्छा सर, समझा। मैं बताता हूँ, समझ जाओगे। अ, जैसे सरकारी, जैसे बताते हैं, जैसे मान लो कोई सरकारी स्कूल है, तुम उसको जाके तोड़ सकते हो? कोई म्यूनसिपैलिटी वाला जाके तोड़ सकता है उसे? नहीं। नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन मान लो कोई नया एक्ट आ गया, अब बोलेगा कि जितना सरकारी स्कूल है 5 क्लास तक, वो सब अब सरकारी जगह नहीं रहेगा, तब म्यूनसिपैलिटी वाला तोड़ देगा ना इसको? कहेगा कि हाँ, तो ठीक। 2027 के बाद जो है जो भी सरकारी स्कूल है वो 5 क्लास तक वाला जो है उसे सरकारी स्कूल नहीं माना जाए, तब तो तोड़ देगा जरूरत पड़ेगा तो वही चीजें तो यहाँ कर रहे हैं कि 25 अक्टूबर 1980 के बाद जिस एरिया को फॉरेस्ट घोषित किया गया है, तो अब मतलब उसे अब फॉरेस्ट घोषित नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? मतलब सर जो कानून की नजरों में फॉरेस्ट नहीं है हाँ, अब वो फॉरेस्ट उसको। नहीं है 25 अक्टूबर 1980 हाँ के बाद। कि जैसे मान लो कि हाँ। कोई एरिया है, अब उस एरिया को घोषित कर दिया सरकार कि चलो ये फॉरेस्ट है, ठीक ना। तो कह रहा है कि ऐसे एरिया को जिसको 1980 के बाद सरकार घोषित किया है, तो अब वो फॉरेस्ट नहीं रहा। जब समझ। नहीं आया तो बताओ, और अच्छे से बता आगे सकते हैं। सर आगे। आगे। ठीक है, गुड। अब देखो क्या कहता है कि यह एक्ट जो है वहां भी एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसे फॉरेस्ट को जो, क्या था कि क्या कहते हैं जिसको, जिसको नॉन फॉरेस्ट यूज मतलब घोषित किया गया था। मतलब कि ऐसे भी जगह है जो फॉरेस्ट की तरह तो है लेकिन उसको नॉन फॉरेस्ट बोला जाता है। जैसे मान लो कि तुम 100-150 पौधा लगा दिए, वृक्ष लगा दिए, ऐसा थोड़ी कि फॉरेस्ट घोषित हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं नॉन फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? नॉन फॉरेस्ट। तो उसे भी क्या किया जा सकता है? वहां भी ये लॉ
नहीं लागू होगा। कब? 12 दिसंबर 1996 के बाद जिस एरिया को नॉन फॉरेस्ट घोषित किया गया, वहां भी ये कानून लागू नहीं होगा। अच्छा। देखो यहाँ पे ये कैच है। क्या कहता है कि कोई मान चलो फॉरेस्ट है, उसको नॉन फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया, ठीक ना? तो वहां पे भी ये लॉ वहां पे ये लॉ नहीं लागू होगा, किसी एरिया को अगर नॉन फॉरेस्ट के घोषित किया गया है। क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसे फॉरेस्ट जो 25 अक्टूबर 1980 के बाद डिक्लेयर किया गया, वहां पे सिर्फ ये नया चीजें लागू होगा, बाकी और जगह लागू नहीं होगा। अगर किसी को नॉन फॉरेस्ट यूज मतलब घोषित किया, तो वहां ये कानून लागू होगा ही नहीं। और क्या मतलब कहता सर है, 1980 तक ही लागू था, है ना? मतलब 1980 के बाद जो कोई फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है ना, फॉरेस्ट अगर डिक्लेयर किया हाँ। गया है, तो वहां तो ये कानून क्या होगा, लागू होगा। लेकिन मान लो अच्छा अच्छा। कि 12 दिसंबर 1996 के बाद किसी एरिया को बोला गया कि नहीं ये नॉन फॉरेस्ट है, वहां पे पेड़ पौधा ढेर सारा लगा, लेकिन सरकार बोला कि नहीं ये नॉन फॉरेस्ट है, तो क्या वहां पे ये कानून लागू होगा? नहीं, ये कानून लागू नहीं होगा। कहाँ पे लागू होगा? तो 25 अक्टूबर 1980 के बाद जिस एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर घोषित किया गया, उसे वहां पे ये कानून लागू होगा, नया जो कानून आया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक ना? कहाँ कहाँ नहीं लागू होगा, समझ गए? नॉन फॉरेस्ट वाला एरिया में। और कहाँ नहीं लागू होगा? हाँ। तो जैसे चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर से हमारा बॉर्डर जो ज्वाइंट है, मतलब आसपास वाला रीजन, तो वहां से लेके 100 किलोमीटर तक, उसके 100 किलोमीटर के दायरे तक वहां पे ये कानून लागू नहीं होगा। मतलब नहीं समझे? जैसे ये हमारा क्या कहते हैं, जैसे ये देखो, अरे जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा आसाम है ना, आसाम इधर सिक्किम है यहाँ पे, तो ये क्या है, चाइना से जुड़ता है। इधर किससे जुड़ता है? चाइना से जुड़ता है। हाँ। और इधर वाला रीजन जो है किससे जुड़ता है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान। तो कहता है ऐसे वाले एरिया में जो है 100 किलोमीटर के दायरे तक, जहां जहां चाइना और बॉर्डर से जुड़ता है हमारा, तो वहां पे क्या होगा, ये कानून लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से, समझ गए, सरकार के सिक्योरिटी की वजह से, देश की सिक्योरिटी की वजह से वहां पे ये चीजें लागू नहीं होगा। तो अगर ये कानून लागू नहीं होगा फॉरेस्ट कानून, तो वहां पे सरकार क्या कर सकती है, अपना जो भी प्रोजेक्ट है वहां पे प्रोजेक्ट अपना काम कर सकती है। जैसे मान लो अगर ये कानून वहां पे लागू हो जाए फॉरेस्ट वाला, तो अब वहां पे बॉर्डर है, सरकार वहां पे अच्छे अच्छे रोड बनाएगी, चेक पोस्ट बनाएगा, तो फिर फॉरेस्ट वाला तो वहां पे आके कानून रोक, मतलब फॉरेस्ट वाला आके रोक देगा बॉर्डर पे, कहेगा कि नहीं नहीं, यहाँ तो फॉरेस्ट वाला कानून लागू है, तो आप यहाँ पे रोड कैसे बना सकते हैं, चेक पोस्ट हटाइए यहाँ से, फिर तो देश खतरा में पड़ जाएगा। तो इसलिए वहां पे वो कानून लागू नहीं होगा। अब क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? हाँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर और सर, ये जो सेकंड वाला है, ये जो नया एक्ट आया है, तो जो नॉन फॉरेस्ट है जो 12 दिसंबर 1996 के बाद डिक्लेयर किया, तो वहाँ पे ये एक्ट नहीं होगा ना, लागू नहीं होगा नहीं ना? नहीं, हाँ नहीं होगा। बॉर्डर वाले एरिया पे नहीं लागू होगा। बॉर्डर वाले एरिया पे नहीं लागू होगा, नॉन फॉरेस्ट वाले में नहीं होगा, और बॉर्डर वाले एरिया में 100 किलोमीटर के दायरे तक, ठीक है, वहां से लेकर सौ हाँ। किलोमीटर तक। क्यों? क्योंकि सरकार वहां पे अपना प्रोजेक्ट कर सके, वहां पे अच्छे अच्छे रोड बना सके, अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके, ताकि बॉर्डर सिक्योर रहे। ठीक है। हाँ। चलो, तो ऐसे जगहों पे क्या कर सकती है सरकार, जो है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। कितना एरिया तक को डेवलप कर सकता है? तो अप टू 10 हेक्टेयर्स तक, 10 हेक्टेयर्स तक में सरकार वहां पे अपना काम काज कर सकता है। और ऐसे जगह जो असुरक्षित है, तो और ये जो प्रोविजन है वहां भी अप्लाई होगा, जो जगह असुरक्षित है, मतलब कोई एरिया है वो असुरक्षित है, तो वहां भी ये कानून नहीं लागू होगा। ये सरकार का जो कानून है, मतलब सरकार अपना प्रोजेक्ट लगा सकती है। फिर क्या कर रहा है इस रीजन में, और क्या होगा, सरकार जो है कुछ नेसेसरी अप्रूवल लेके, ठीक ना, अब वो वहां पे मतलब क्या क्या सकता है, तो इको टूरिज्म कर सकता है, सफारी, इन्वायरमेंट, इंटरटेनमेंट, ये सब चीजें कर सकता है। इको टूरिज्म समझते हो? सफारी, इन्वायरमेंट।
नहीं नहीं समझते? था। इको टूरिज्म मतलब कुछ नहीं होता, जैसे जंगल वाले एरिया में देखना बहुत सारे एडवेंचर होते हैं, वो सब जंगल घूमते हैं, एक पूरा टीम बना के होता है ना, वो सब। और बहुत सारे ऐसे जंगल है, खुला जंगल है, शेर बाघ खुले जंगल में। तो यूट्यूब में देखे होंगे कि लोग गाड़ी में बैठ जाता है और रोड रोड से घूमता है, तो बाघ शेर चीता को देखते मतलब जाता है। सर जो उस सफारी बोलते हैं। शिकार करने आते उनको बोला हम्म, जाता है ना, या जंगल हम्म। का जो क्या शिकार करना बोलते हैं बंद हो गया, उसको, मतलब देखने के लिए जो जाते हैं, अ, वो क्या वो होता है बोलते हैं सर सफारी उसको? कहलाता है। एडवेंचर के सफारी, लिए जाते हैं। हाँ वो इको टूरिज्म होता है। और सफारी होता है जैसे हम जंगल में गए, पेड़ पौधा जानवर ये सब को देखने गए, तो नहीं देखते हो, गाड़ी में बंद रहता है, देखते हुए जाता है शेर जैसे बाघ को। हाँ जू को जाते हैं सर, देखते हैं। फोटोग्राफी करते रहते हैं। हाँ तो जू में तो जू। बंद रहता है ना, हम्म। जू में तो बंद रहता हाँ, है। सफारी वाला एरिया में खुला रहता है सारे जानवर। ठीक उसी है की ना? तरह होता है मतलब सर, उसमें हम जैसे हाँ हाँ, घूमने जाते हैं। जी जी जी। चलो, तो ये सब चीजें की जाती है। चलो, अब देखो एक चीज समझते हैं, यूएपीए क्या होता है। तो देखो यूएपीए है क्या, ये पार्लियामेंट के द्वारा लॉ लाया गया था 1967 में। और देखो इसमें पावर क्या दिया गया है पार्लियामेंट को, पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को, टू डील विथ एक्टिविटी डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। मतलब अगर भारत के कोई एकता और संप्रभुता की अगेंस्ट कोई बात कर रहा है या उसके अगेंस्ट कोई कार्य कर रहा है, तो उसपे जो सरकार चार्ज लगाती है, कौन सा, यूएपीए। क्लियर है? जल्दी बोलो। हाँ हाँ सर। ये कानून किस पे लागू होगा, तो इंडियंस पे भी लागू होगा, और जो फॉरेनर है उस पे भी लागू होता है। ठीक है? और इस कानून के तहत मौत की सजा भी दी जा सकती है। कितना दिन का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो 180 डेज का इन्वेस्टिगेशन होता है। इसको इन्वेस्टिगेट कौन कर सकते हैं, तो स्टेट में जो है, जैसे इंस्पेक्टर होता है, ये भी कर सकते हैं, डीएसपी एसीपी, कम से कम मतलब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या करता है, अगर कोई आदमी टेररिज्म किया है, यूएपी उसी पे लगता है, कोई आतंकवादी वाला काम किया है, अगर उसके घर को प्रॉपर्टी मतलब घर सीज करना है, तो किसका अप्रूवल चाहिए, डीजी का चाहिए। किसका चाहिए, डीजी का चाहिए, मतलब डायरेक्टर जनरल जो पुलिस होता है ना, डीजीपी जिसको बोलते हैं, स्टेट में एक होता है, हाँ सर। उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बाद में फिर अमेंडमेंट में और चीजें क्या बदलाव किया गया, कि अगर स्टेट पुलिस के अंदर जांच हो रही है तब तो डीजीपी का चाहिए अप्रूवल। लेकिन अगर एनआईए, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेट एजेंसी, अगर वो क्या कर रही है, अगर वो जांच कर रही है, तो इसके जो डीजीपी है उसका अप्रूवल चाहिए उस आदमी के घर का प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए। क्लियर है? सर सेकंड वाला नहीं समझा, एनआई वाला। एनआई का नाम नहीं सुने हो, नेशनल इन्वेस्टिगेट एजेंसी। सुने हैं? हाँ हाँ। एक होता है एनआईए, ये भी पुलिस ऑफिसर की तरह होता है। एक होता है स्टेट पुलिस, पता है ना? तो अगर किसी पे यूएपीए लगा है, अगर स्टेट पुलिस जांच कर रही है, ठीक है, कोई आदमी है, ठीक ना, ये आदमी है, अब इस पे लगा है यूएपीए, इसको जांच कौन कर रही है, स्टेट पुलिस। साबित हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी को क्या करना है, सीज करना है, जब्त करना है, तो किसका अप्रूवल चाहिए, तो स्टेट पुलिस में जो डीजीपी होगा उसकी अप्रूवल चाहिए। ठीक, एक केस ये है। लेकिन इस पे जो यूएपीए लगा है, इसकी जांच स्टेट पुलिस नहीं, एनआईए कर रही है। तो जब एनआईए जांच कर रही है और प्रूफ हो गया, तो इस आदमी का प्रॉपर्टी जब सीज होगा, तो एनआईए में जो डीजीपी होगा उसकी अप्रूवल चाहिए। क्लियर है? समझे? ओके। नहीं समझे? जल्दी बोलो। हाँ हाँ समझा। अब देखो इसमें कंसर्न्स, इसमें चिंता की बात क्या है, चिंता की बात यह है कि इसमें कोर्ट जो है ना, जो कोर्ट है हमारा, वो बाउंडेड है, बंधा हुआ है, कि अगर किसी पे यूएपीए लगा है, तो चाहे उसने क्राइम सीरियस किया हो या कोई हल्का क्राइम किया हो, उसे सजा जो है दी ही जाएगी, और रिग्रस मतलब कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जाएगी, चाहे कैसा भी मतलब सीरियस क्राइम हो या ना हो। हिंदी में भी दे दिए हैं करके। ठीक है, वही है सीज ऑफ प्रॉपर्टी। और ये जो है लास्ट
ये IR का है कि एक है सी गार्जन नेवल एक्सरसाइज, ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, मतलब दो कंट्री मिलके अभ्यास कर रहे हैं नेवी का। कहाँ पे? अरेबियन सी में। ठीक है, किसके किसके बीच हो रहा है सी गार्जन नेवल एक्सरसाइज इन अरेबियन सी? किसके किसके बीच हो रहा है? तो एक है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। ठीक, अब एक देखो 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे है आज। ठीक है, चिल्ड्रंस डे भी है सर आज। हाँ गुड। आज चिल्ड्रन डे है। जी सर। याद नहीं था। हाँ सर। अच्छा अच्छा, तुम्ही लोग का दिन है। चलो, एक चीज देखो, डार्क यूनिवर्स थ्योरी क्या होता है? इसको हम थोड़ा सा बताते हैं। डार्क यूनिवर्स थ्योरी होता क्या है? देखो, यूनिवर्स में दो बहुत बड़े बड़े पीसेज है, मतलब दो बहुत बड़ा टुकड़ा है। एक है डार्क मैटर, एक है डार्क एनर्जी। क्या है? एक डार्क मैटर है, दूसरा क्या है? डार्क एनर्जी है। तो जितने सारे डार्क मैटर्स हैं, ये क्या करता है? पूरे यूनिवर्स को अपनी तरफ खींचता है। जैसे मान लो मैं हूं और मेरे साथ 4-5 दोस्त हैं, मैं सबको अपनी तरफ खींच रहा हूँ, सारे को एक साथ। ठीक है, सारे को खींच रहे हैं। और एक क्या है? डार्क एनर्जी। और ये क्या करता है? तो ये सारे चीज को क्या करता है? एक दूसरे से दूर करके रखता है, मतलब चीजों को कर सकते हैं बैलेंस टाइप। समझ गए? अब देखो, इसके बारे में डिटेल्स नॉलेज नहीं अभी तक मिला है कहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी है बस, तो इसलिए हम इतना ही बता। जब डिटेल्स में कभी इस पे रिसर्च होगा तो पता चलेगा। सर हाँ डार्क बोलो। एनर्जी, डार्क एनर्जी मतलब सबको अलग करता है और डार्क मैटर जो है वो अपनी ओर खींचता है ना, बस इतना ही है ना? मतलब कोई एक चीज खींच रहा है सब चीज को, और कोई एक चीज क्या है कि उसे उस चीजों से मतलब उसके तरफ नहीं जाने दे रहा, खींचे जा रहा। जैसे कि मान लो तुमको हम अपने से हाथ से पकड़ के खींच रहे हैं, उधर से माधुरी काजल क्या कर रही है? तुमको खींच रही है, इधर नहीं आने दे रही है मतलब। तो इसका मतलब डार्क एनर्जी की तरह काम कर रही है, हम डार्क मैटर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया? यस सर। अच्छा, एक चीज देखो, आप लोग को जो है हर मंडे को, ठीक ना, करंट अफेयर से रिलेटेड क्या देना है? टेस्ट देना है हर मंडे को। तो एक वीक का जितना आप लोगों ने पढ़ा, तो उसका हम क्या करेंगे? टेस्ट ले लेंगे आपसे, क्वेश्चन बना के दे देंगे उसी पैटर्न पे जैसा यूपीएससी लेती है, उसी पैटर्न पे। और उस मतलब कि जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है, ठीक ना, तो जैसे मान लो कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना? तो पहले क्या था कि ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो पहले क्या था? कोई एक आंसर मिलेगा, जैसे मान लो आंसर क्या है? इंडिया। लेकिन अब जो आंसर आएगा क्या होता है कि एक से ज्यादा आंसर सही है, या हो सकता है तीनों आंसर सही हो या चार आंसर। तो इस पैटर्न पे हम आपको क्वेश्चन देंगे। तो अगर डेली करते जाओगे, हर मंडे को डेली सेशन देखिए हमारा, तो क्या होगा? फिर आपको वहां काम देगा एग्जाम में, और हाँ सर। रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है ना? तो